ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। तुमसे यूं एक मुलाकात को तरसेंगे, कभी सोचा न था। गमों के बादल बनके तूफान बरसेंगे, कभी सोचा न था। जी हाँ, कोरोना वायरस ने भी क्या क्या दिन दिखाए हैं जो शायद किसी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पर टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनों के संपर्क में हैं, दूसरे कई काम कर पा रहे हैं और संकट से उबरने की भी कोशिश कर पा रहे हैं। इसलिए ज्यादा ना सोचें, ये वक्त है, गुजर जाएगा। बस सावधानी बरतते हुए कोरोना वायरस को मात दे। नमस्कार, आज कोरोना पर विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्रोताओं, अब आपकी फोन कॉल्स का भी इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। एक और नंबर है जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं 011-2331-4444। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, अगर एक पॉजिटिव नोट से शुरू किया जाए तो हमारे देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर या कहें रिकवरी रेट 55% से अधिक हो गया है। दिल्ली की ही बात करें तो ठीक होने वाले मरीजों की दर करीब 58% है और ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में ये 60% से अधिक हो सकती है। यानी जितने मरीज बीमार हैं उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। तो इन सब आंकड़ों से क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, ये बिल्कुल ही बहुत ही आज अच्छी बात है मेडिकल साइंसेज के हिसाब से कि हमारे काफी पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। और जितना जैसे अनुभव है हम लोगों का या जो पूरे विश्व का भी अनुभव है कि लगभग 97% पेशेंट हमारे देश में लगभग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मृत्यु दर है, जितने भी जैसे केस हो रहे हैं, उसमें मॉर्टिलिटी का रेट जो है या 3% से कम है। तो चूंकि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो स्वस्थ होने में 2 से लेकर 4 हफ्ते का समय लगता है। तो स्वस्थ होने का दर्द नेचुरली कम लगता है हमको और फिर नए केस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर केस 90% के केस करीब माइल्ड होते हैं, बहुत ही हल्के उनमें लक्षण होते हैं, हल्का बुखार खांसी होता है और उनको निमोनिया नहीं होता, सिर्फ ऊपर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। वो 2 से लेकर 4 हफ्ते में स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग जिनको के उम्र ज्यादा है या जिनको कोमोर्बिडिटी जिसको हम बोलते हैं कि शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है या कोई HIV वगैरह की बीमारी है या स्टेरॉइड वगैरह या डायलिसिस वगैरह पे चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों में निमोनिया हो जाता है और उसमें लगभग 3-4% लोग वेंटिलेटर पे जरूरत पड़ जाती है उनको। मतलब उनका ऑक्सीजन से भी जो है वो ऑक्सीजन देने से भी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं आ पाता और उनको ऑक्सीजन देने के लिए मशीन की जरूरत होती है जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। ऐसे केसेज में जरूर हम लोगों ने देखा कि मृत्यु दर काफी ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी लोग ठीक हो जाते हैं और जो बीच की स्टेज के पेशेंट हैं, जो लगभग जो है यंग पेशेंट हैं, वो उनमें रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है। लगभग सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो बस ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो काफी हद तक सुधार हो सकता है। डॉक्टर, आप सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो जैसे हमने कोरोना की जब चर्चा करते हैं तो हमने सिम्टोमैटिक पेशेंट्स के बारे में सुना है, यानी जिनमें लक्षण दिखाई देते हैं। एसिम्टोमैटिक कैरियर्स के बारे में सुना है, जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते। इन सब के बारे में तो सुना है, लेकिन एक और टर्म है प्री सिम्टोमैटिक कैरियर। तो इसका क्या मतलब होता है और किस तरह से संक्रमण फैलाते हैं? ये एक साइंटिफिक भाषा है। इसमें ऐसा होता है कि जब आपके शरीर में जैसे कोई इन्फेक्शन गया दवा, तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे वायरस अगर आज आपके गले में चला गया या नाक में चला गया तो वायरस वहां पे मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने से पहले जो है आपको सिम्टम नहीं आ पाते और ये स्टेज 3 दिन 4 दिन हो सकती है। इस स्टेज में चूंकि वायरस आपके नाक और मुंह में है, उस स्टेज पे भी
अगर आप जो है सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने में भी अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है और दूसरे ने मास्क नहीं लगाया हुआ तो उस स्टेज में भी कुछ वायरस जो है हमारे जो बात करने में हल्की हल्की थूक की बूंदें आती हैं जिसको हम ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें आ सकते हैं। तो वो स्टेज जो है लगभग 3-4 दिन जबकि आपको लक्षण आने शुरू होते हैं, जब तक बुखार नहीं आ रहा है या खांसी नहीं हो रही, उस स्टेज को हम प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं। और उस स्टेज में आप इन्फेक्टिव होते हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप बीमार हैं तो आप इन्फेक्टिव होते हैं, दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं हर व्यक्ति अगर वो किसी दूसरे से मिल रहा है तो ये मान के चले कि वो संक्रमित हो सकता है। अगर वो संक्रमित हम ये मान के चले कि हो सकता है तो हमें सिर्फ वही प्रिकॉशन रखनी है कि हम अपने चेहरे, अपने नाक और मुंह को भी मास्क से ढकें, उसकी नाक और मुंह को भी उसको कहें कि भाई आप मास्क से ढकिए, और कोशिश करें कि हम एक सामाजिक जो दूरी है या फिजिकल डिस्टेंस है, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो 3 से लेकर 6 फीट की दूरी बना के रखें। अगर सिर्फ हम ये एहतियात रखेंगे तो वो हम एक दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज में भी या एसिम्प्टोमेटिक। तो ये जो एक एंटीजन रैपिड टेस्ट शुरू हुआ है जैसे हम कराते हैं इनिशियली, तो ये क्या प्री सिम्प्टोमेटिक कैरियर जो अगर संक्रमित हैं तो उसमें भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति संक्रमित है या नहीं, तो किस तरह से काम करता है ये? हाँ देखिए, ये भी एक बेसिकली जो हम RT-PCR करते हैं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उसमें हम अपने नाक से या गले से स्वाब लेते हैं और उसको फिर जो RNA उसमें होता है उसको कन्वर्ट करते हैं DNA में और फिर उसको लैब में टेस्ट करते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और इसकी सेंसिटिविटी लगभग 99 से लेकर 100% तक होती है। परंतु दूसरे रैपिड एंटीजन टेस्ट आते हैं, चूंकि इस RT-PCR को जो हम करते हैं तो इसमें समय लगता है, प्रोसेसिंग का टाइम होता है जो 4 से लेकर 6 घंटे तक हो सकता है। क्योंकि कई बार पेशेंट अस्पताल में ऐसे आ जाते हैं जिनको तुरंत किसी इलाज की जरूरत है, मान लीजिए कोई तुरंत सर्जरी की जरूरत होती है तुरंत, तो हमको ये नहीं पता कि उसका स्टेटस क्या होता है, तो उसमें हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट एक पूरी किट आती है, उसमें भी हम नाक से स्वाब लेते हैं और उसी में एक सॉल्यूशन होता है, उस स्वाब को सॉल्यूशन में डालते हैं, घुमाते हैं, फिर उसमें वायरस के पार्टिकल आ जाते हैं। फिर एक छोटी सी हमारे पास टेस्ट करने वाली एक ट्यूब टाइप की होती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा प्रेगनेंसी में टेस्ट करते हैं या और चीजों में टेस्ट करते हैं, उसमें उस सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालते हैं, उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी होती है। अगर वो इसमें वायरस होता है तो वो उससे रिएक्ट कर जाता है और उसमें हमें रेखाएं दिखाई देती हैं, तो इससे पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव है। लेकिन रैपिड एंटीजन का यह है कि सेंसिटिविटी तो स्पेसिफिसिटी तो उसकी बहुत अच्छी है। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि 99-100% स्पेसिफिसिटी है, अगर वायरस होगा तो आएगा, लेकिन सेंसिटिविटी इतनी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें वायरस नहीं है। उसको फिर हमें दोबारा RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसी से करना पड़ेगा। जी। अगर हम दवा की बात करें कोरोना के इलाज के लिए, तो कोई पुख्ता दवा या वैक्सीन के अभी तक संकेत नहीं मिल रहे हैं, इजाद नहीं हुई हैं। कई तरह की दवाएं आजमाई जा रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक में हो या एलोपैथिक में हो। और अगर दवाओं के नाम ले तो एलोपैथिक में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, रेमडेसिविर है। एक और नई दवा आजकल हम सुन रहे हैं फेविपिराविर, जो जापान रूस में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश में भी ये दवा आ चुकी है, तो कितनी उम्मीदें हैं इससे? देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा कि अभी काफी दवाइयां पूरे वर्ल्ड में जो है, चूंकि ये ग्लोबल बीमारी है, लगभग संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो इससे प्रभावित है। तो जो बड़े बड़े देश हैं, यहाँ से चीन से जहाँ पे वायरस शुरू हुआ था, फिर अमेरिका में आया, इंग्लैंड में आया, जो बड़े बड़े देश हैं, और हमारा खुद देश है, तो काफी दवाइयों को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और इसमें जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या एजिथ्रोमाइसिन या स्टेरॉइड की दवाइयां हमारे लोगों ने पहले भी इस्तेमाल की थी। इसके अलावा रेमडेसिविर या फेविपिराविर है, ये जो है एंटीवायरल मेडिकेशन है। रेमडेसिविर पहले इबोला वायरस के लिए इस्तेमाल की गई थी, लेकिन अभी कुछ स्टडीज में थोड़ा सा इनका प्रभाव हो गया, और फेविपिराविर भी गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट ने है उसको अप्रूव किया, लेकिन ये दवाइयां इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए यूज नहीं है, क्योंकि अभी भी इनके बारे में पूरी साइंटिफिक स्टडी नहीं आई कि ये कितनी इफेक्टिव है। लेकिन ये देखा गया है, जो स्टडी अभी तक अवेलेबल है, कि कुछ परसेंटेज तक ये उन लोगों अगर हम कोई भी दवा ना दें और ये दवा दें तो कुछ
मरीजों को जरूर इससे फायदा है। अभी इस पे और भी स्टडी चल रही है, परंतु गवर्नमेंट ने इन दवाइयों को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव दे दिया है और अब हमारे देश में भी ये उपलब्ध हो गई। और हमें ये दवाएं डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये दवाइयाँ देखिए फुल नहीं लेनी है, ये दवाइयाँ डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे और ये केवल एडमिटेड पेशेंट में ही होंगी जहाँ तक है, और या फिर उन पेशेंट को जो मॉडरेट स्टेज में है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये नॉर्मल पेशेंट जो हेल्दी है या हल्के सिम्टम है उनके लिए दवाइयाँ नहीं है और केवल मेडिकल सुपरविजन पे मिलेंगी। एक डॉक्टर जब उनको प्रेस्क्राइब करेगा उसी के हिसाब से जो है वो केमिस्ट के यहाँ से आपको दवा मिल पाएगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले श्रोता हमारे जुड़े हैं मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग जी। हेलो जी हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। मैं रामपुर मध्यार जिला रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। मैडम बात ये है, ये प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास में रहने से कितने घंटे बाद हम पॉजिटिव हो जाएंगे कोरोना वायरस, या कितने वायरस हमारे शरीर में जब जाएंगे तो हम पॉजिटिव पाए जाएंगे? थोड़ा जी डॉक्टर। हाँ, क्या सवाल इनका ये सवाल था, अगर किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास बैठे हैं तो कितने घंटे बाद उसका जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, हमारे शरीर में आ सकता है? ऐसा भी कोई टाइम लिमिट है? अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति के पास हैं और उसके बिल्कुल नजदीक हैं और ना उन्होंने मास्क लगाया हुआ है ना आपने मास्क लगाया हुआ है, तो काफी हद तक चांसेज है कि आपको उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके वायरस आपके गले में या नाक में गया तो ये लगभग जो है कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो वेरी करता है, 5 से लेकर 14 दिन तक देखा गया है, लेकिन 2 दिन मिनिमम 2 दिन का होता है। तो इस बीच में कभी भी आप वो जब एक वायरस गया तो 2 से लेकर 14 दिन के बीच में कभी भी आपको सिम्टम आ सकते हैं और उससे इन्फेक्शन आपको पहले हो जाएगा। वही स्टेज उस समय है जिसको हम प्री सिम्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं या एसिम्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप हमेशा मास्क लगा के रखें, खासतौर से किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं। आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके घर में सब स्वस्थ हैं, तब उस समय तो मास्क लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन घर के बाहर निकलते हैं, किसी भी काम से निकलते हैं, तो ये मान के चलिए कि किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हर चैनल से, चाहे हर डॉक्टर, सरकार बार बार यही कह रही है कि जब घर से बाहर निकले, किसी भी काम के लिए निकले, तो हमेशा मास्क लगा के निकलिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है उसको भी प्रेरित करिए कि वो मास्क लगाए। दूसरे, यहाँ ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मास्क ये देखें कि अच्छी तरीके से आपके नाक और मुंह को ढक रहा है। मैंने कई बार देखा है, बहुत सी हमने सड़क पे भी जाते हुए या अस्पतालों में भी जैसे देखा है कि लोग मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन उसको अपनी नाक को अच्छी तरीके से नहीं ढका, कई बार मुंह पे ढका, या फिर कोई जान पहचान का व्यक्ति मिल गया या कोई तो फौरन मास्क को हम नीचे कर लेते हैं, थोड़ी तक ले आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, उससे आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी अगर किसी व्यक्ति से जरूरी भी है बात करना, या कहीं पे मान लीजिए हम लोग मीटिंग भी करते हैं, तो एक तो जितनी पॉसिबल है वो डिस्टेंस बना के रखें और हमेशा ये देखें कि अपना नाक और मुंह मास्क से ढका रहे। और अगर कोई आदमी छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसका तो बिल्कुल ही जरूरी है कि वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखे। अगर आपको लगता है कि किसी आदमी ने छींक दिया, खांस दिया और किसी ऐसी चीज पे, टेबल है, दरवाजे हैं जहाँ पे उसकी छींकें जा सकती हैं, वो इन्फेक्टेड हो सकता है, और अगर आपने गलती से उसको छू लिया है, तो आप पहले अपने को अच्छी तरीके से हाथों को अपने साबुन पानी से धोएं। अगर बाहर कहीं है, साबुन पानी नहीं उपलब्ध है, तो एक अच्छा सा हैंड सैनिटाइजर जिसमें 60-70% एल्कोहल वो अपने पास रखें, उससे अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर लें। और जहां तक पॉसिबल हो अपने मुंह पे, नाक पे और आंखों पे गंदे हाथ बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि अगर वायरस देखिए आपके हाथ पे भी लग गया या शरीर के किसी हिस्से पे लग गया तो भी वो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। वो वायरस इन्फेक्ट जब ही करेगा जब आप अपने गंदे हाथों से अपने नाक, मुंह या आंखों तक ले जाते हैं और वायरस को वहां पे एंट्री देते हैं। तो वायरस केवल 3 ही जगह से आपके शरीर में एंट्री करेगा, वो है आपका नाक, मुंह और आंख। जी डॉक्टर, आप मास्क की जो बात कर रहे हैं, आजकल बाजारों में फिल्टर्स वाले मास्क भी मिलते हैं,
तो क्या वो लगाना सही है या सर्जिकल मास्क ही लगाने चाहिए? देखिए, सर्जिकल मास्क या N95 मास्क जो है इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, और जो मेडिकल पर्सनल होते हैं, हम लोग जो होते हैं जिनको के लगातार पेशेंट जी, कपड़ों के भी मास्क आजकल बन रहे हैं जी, तो उनको हम जरूर कहते हैं कि भाई N95 है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ पेशेंट के ही संपर्क में आ रहे हैं, इसलिए उनको N95 या सर्जिकल मास्क जरूरी है। सामान्य व्यक्ति के लिए कोई भी मास्क जो अपने घर के बने हुए कपड़े के मास्क हैं, कोशिश करें कि वो 2 या 3 लेयर का मास्क, एक सिंगल लेयर ना हो कि अगर हम उसको डबल या ट्रिपल लेयर मास्क बना लेते हैं तो उसको अच्छी तरीके से अपने नाक को ढकें। और उसका एक फायदा ये भी होता है कि आप 2-4 मास्क बना के रख लीजिए, जब बाहर से आते हैं क्योंकि वो वॉशेबल होते हैं, उनको अच्छी तरीके से वॉश करके बाहर सुखा लीजिए, तब तक आप दूसरा मास्क पहन लीजिए। तो इसलिए आपको बार बार जो है वो क्योंकि ये जो मास्क होते हैं सर्जिकल मास्क, ये डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, थोड़ी देर के बाद 5-6 घंटे के बाद सॉइल हो जाते हैं और उनको आपको फेंकना पड़ता है। अगर वो बाजार में मिलेंगे भी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। जी डॉक्टर, दूसरे श्रोता हमारे जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन से टी वर्मा जी। हेलो। हेलो, नमस्कार। मैम नमस्कार जी। स्वागत है कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है? हाँ जी मैम, थोड़ी आवाज कट कट के आ रही थी। आपको जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछें। मैम मैं हिमाचल से कांता वर्मा बोल रही थी जी। और सबको नमस्ते है जी, जो स्टूडियो में बैठे हो सबको हार्दिक शुभकामनाएं जी। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये सर जैसे भारत हिमाचल से हिमाचल को आ रहे ना लोग, जैसे तो घरों के लिए मतलब तो यहाँ बढ़ते जा रहे ना जी केस, तो हम क्या मतलब क्या बढ़ते सर? जी क्या सावधानियां तो चाहे कहीं भी हो, हम पूरे देश के लिए जो है ये बीमारी क्या है, देश या विदेश कहीं भी हो, सावधानियां बार बार वही चीज है कि आप जो है किसी भी अनजान व्यक्ति को अगर आप मिलते हैं तो ये मान के चलिए कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर जरूरत ना हो तो उनके पास आने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर किसी काम दृष्टि से आप उनके पास आपका मजबूरी है तो भी कोशिश करिए कि 3 से लेकर 6 फीट की दूरी बना रहे। अगर और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी 2 व्यक्ति मिले तो दोनों व्यक्ति अपने चेहरे मतलब अपने नाक और मुंह को हमेशा मास्क से ढक करें और अपने हाथों को रेगुलर सैनिटाइज करते रहें या साबुन और पानी से धोते रहें। यही सावधानी रखेंगे, अगर ये रखेंगे तो इन्फेक्शन होने की संभावना ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। जी डॉक्टर, अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या कुछ अलग या कुछ खास सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, ये है अब बारिश का मौसम है तो फिर अगर आप मान लीजिए भीग जाते हैं तो भीगने में आपका मास्क वगैरह भी भीग सकता है। अगर आप मुंह पे मास्क लगा के गए हैं या आपके शरीर, तो उसमें फिर अगर बाहर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि आप बारिश में डायरेक्ट ना निकलें तो फिर अपने अच्छी तरीके से वगैरह या कोई चीज लेके, जिससे कि आपका सिर वगैरह ना भीगे और मास्क ना भीगे, खासतौर से ये जरूरी है। दूसरे हम लोग बार बार यही कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात होती है। जब बारिश के मौसम में और भी बीमारियां हो जाती हैं, कई बार मच्छर हो जाते हैं, कई बार गैस्ट्रोएंटेराइटिस या और बीमारी हो जाती है, कई बार गले खराब हो जाते हैं, तो उसमें वायरल फीवर हो जाते हैं। और वो वायरल फीवर और इस तरीके का कोरोना फीवर है, उनके लक्षण लगभग एक जैसे हो सकते हैं। कोई जरूरी है इसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें भी बुखार हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है। तो शुरुआत लक्षण कई बार दस्त वगैरह भी लग जाते हैं, तो ये लक्षण एकदम डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। क्योंकि आजकल कोरोना का समय चल रहा है, तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं तो हमें कोरोना का टेस्ट करना पड़ता है। तो आवश्यक है बारिश में अगर हो तो कोई भी हो, चाहे बच्चे हों या कोई भी, जहां तक पॉसिबल हो बारिश में अपने को भीगने से बचाएं। अगर बहुत ही आवश्यक हो तो बाहर निकलें और वो भी अच्छी तरीके से छाता वगैरह लेके निकलें। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हम बार बार कहते हैं वो कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन लें, सात्विक भोजन है, प्रोटीन वाली चीजें लें, दूध दही पनीर वगैरह का इस्तेमाल करें। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे वगैरह और मीट वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से पके हुए होने चाहिए, कच्चा कोई भी चीज ना खाएं। दूसरे हम आयुर्वेदिक में जैसे बातें करते हैं कि भाई हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, वो बढ़ाएं। दूसरे अगर हल्की सी एक्सरसाइज जो आप हल्की सी जिसके आपके आदी हैं वो जरूर करते रहे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।
जो 2 चीजें नहीं करनी, वो धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना और एल्कोहल नहीं लेना, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे शरीर की इम्यूनिटी को घटाती। जी, हिमाचल प्रदेश से ही एक और हमारे श्रोता जुड़े हैं मंडी से, नागेंद्र नेगी जी। हेलो, नमस्कार मैडम जी। मैडम, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, ये नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो 2-3 साल के नवजात शिशु हैं और खास तौर पर अस्थमा के जो पेशेंट हैं, यहाँ पर मास्क लगाने से दम घुटने की एक प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा एक और सर, ये हाई एल्टीट्यूड में जैसे हम लोग आजकल लाहौल या ऊपर साइड जो हमारे काम होते हैं ना, ये तो उधर जाना पड़ता है। मैं BSNL का ठेकेदार में, तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन की वैसे भी कमी होती है, तो वहाँ पर मास्क क्या, तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर पड़ता है। एक दूसरा ये है कि मैं सर, ये पतंजलि वालों ने कोरोना जो आयुर्वेदिक दवा है, ये कितनी कारगर सिद्ध होगी है? क्या इसको लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में अपने बैग में रखना लाजमी ठीक रहेगा? देखिए, अभी तक जहाँ तक पहले सवाल का, बिल्कुल आपका बहुत ही वाजिब सवाल है कि जो लोग सांस की बीमारियों से परेशान है, जिनमें अस्थमा है, COPD है, उनमें वैसे भी हमेशा ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसमें अस्थमा एकदम प्रेसिपिटेट करता है, तो उनको सांस लेने में, तो ऐसे लोगों को बहुत जरूरी है कि जो भी उनकी सांस की दवाइयां प्रेस्क्राइब की हैं डॉक्टरों ने, वो जरूर लेते रहें। कोशिश करें ऐसे लोग, क्योंकि ये लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो ऐसे लोग हमेशा अपने घर में रहें। बहुत ही मजबूरी हो तभी वो बाहर निकलें। और जो अपनी रेगुलर मेडिसिन है, इसमें 2 तरीके की दवाइयां होती हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, कुछ तुरंत रैपिड रिलीफ की मेडिसिन होती है, वो हमेशा अपने पास रखें। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि उनके लिए मास्क पहनना बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसे लोगों के लिए यह है कि वो दूसरों से आपको दूर रखें। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जैसे अपने घर में रहेंगे या ऑफिस वगैरह कहीं भी हैं, तो वो इतनी दूर रहें कि भाई दूसरा व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति है, अगर आपको कोई भी लग रहा है या है, उसके से 5-6 फीट की दूरी बना के रखेंगे, तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम होगी। जहां तक देखिए आयुर्वेदिक दवाई का सवाल है, ये अभी दवाइयां हर आदमी अपनी अपनी दवाई निकाल रहा है। अब ये दवाइयां कितनी कामयाब होंगी ये तो समय ही बता पाएगा, क्योंकि हमारे एलोपैथी में भी बहुत सी दवाइयां रोज आ रही हैं, आयुर्वेदिक वाले भी कुछ अपनी दवाइयां निकाल रहे हैं, परंतु अभी कोई ऐसी दवा जो एकदम वायरस को किल कर दे, ऐसी कोई दवा नहीं आई है। बहुत सी दवाइयां रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए इस्तेमाल की गई हैं। जहां तक आयुर्वेदिक की दवाइयां मोस्टली वो इम्यून बूस्टर होते हैं, वो ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, लेकिन उनका कितना प्रभाव वायरस को रोकने में होगा ये अभी हम नहीं कह सकते। जी, फरीदाबाद से जुड़े हैं कमरुद्दीन जी। हेलो, नमस्ते जी मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, हम थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप बार बार कहते हैं कोरोना पे ध्यान दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान दीजिए, 2 मीटर का आप गैप रखिए, फेस मास्क लगाइए, जिससे बीमारी का बचाव हो सके जी। लेकिन आला अधिकारी लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग 4-4, 5-5 आदमियों की इकट्ठा बैठा दे रहे हैं। पुलिस कर्मचारी हैं, कहीं अगर पार्क में 2-4 बंदे कोई सामान लेने के लिए गए हैं और बाई चांस 10 कहीं आ रहे हैं, 2-4 मिनट बैठ रहे हैं, तो पकड़ के सबको इकट्ठा बैठा दे रहे हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। देखिए, ये अगर बात है, सबसे पहली बात है कि देखिए, अगर आप इतने अच्छे हैं, आप खुद इतने जागरूक हैं, जब अपने आप में इतनी अच्छी बात की है, तो आप ये बताइए, अगर आपके साथी कोई भी हैं, आप उनको एजुकेट करिए तो भाई देखिए ये ही एक बचाव का तरीका है। तो बिल्कुल अगर नहीं है तो उनको कहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। क्योंकि आप खुद इतने अच्छी बातें कर रहे हैं, इतने समझदार हैं, तो आपकी और जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने साथियों को भी ये समझा पाएं कि भाई यही एक तरीका है उससे बचाव का। और फिर भी अगर किसी वजह से मान लीजिए साथ में आना होता है तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ना उतारें किसी भी तरीके से, और कोशिश करें कि एक दूसरे को छूने की कोशिश ना करें। दूर अगर आपसे भी आना पड़ रहा है किसी आपके, तो मास्क जरूर पहने और जितना डिस्टेंस आप रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करिए। तो यही 2 बचाव के तरीके। जी, जौनपुर से जुड़े हैं राजधर मिश्रा जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं राजधर मिश्रा बोल रहा हूँ, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। जी मैम, मेरा 2 सवाल है। मैम, पहला सवाल मेरा यह है कि लोग बोलते हैं कि एसी में ज्यादा देर रहने से कोरोना होने का चांस ज्यादा रहता है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं और अकेले बैठे हैं, तो भी वहाँ पर नोज मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं लगा सकते? जो अकेले रहे तो
जी जी। हाँ, बहुत ही दो अच्छे सवाल पूछे। देखिए, ऐसा देखा गया, अगर आप अपना घर में बैठे हैं और अपना विंडो एसी आपका या अपने घर का एसी है जहाँ पे सब लोग स्वस्थ हैं, वहां आप एसी में आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी बात नहीं। परंतु जहाँ सेंट्रल एसी होते हैं, जहाँ एक लार्जर एरिया में एसी लगा होता है, वहां डर ये रहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है तो वो हवा में उसके वायरस आएगा, और चूंकि एसी वो हवा को लगातार उसी में सर्कुलेट कर रहा है, तो वो उसमें वायरस का एक दूसरे से फिर इंफेक्टेड होने का डर रहता है। इसलिए सेंट्रल एसी के लिए, अगर वो नए तरीके के नहीं है, बहुत से सेंट्रल एसी हैं जिनमें स्पेशल फिल्टर लगाए गए हैं, या उनमें इस तरीके का है कि जो रैपिड एयर का एक्सचेंज होता रहता है, वो नई टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन जो पुराने सेंट्रल एसी हैं उनमें डेफिनेटली जो है इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, तो उनसे जरूर बचें। जी, उनका दूसरा सवाल ये था कि अगर हम अकेले हैं तो क्या मास्क उतार सकते हैं? ये तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप अकेले हैं, आप अकेले भी हैं या अपने घर में भी हैं, आपके घर में आप हैं, आपके 2-4 फैमिली मेंबर हैं, सभी स्वस्थ हैं, तो बिल्कुल किसी तरीके की आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा आप नॉर्मल जीवन पहले व्यतीत कर रहे थे, उसी तरीके का जीवन फिर से व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि देखिए, जब आप बाहर से आते हैं, मान लीजिए घर में कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो वो तो घर में सुरक्षित हैं, क्योंकि वो तो कहीं गए नहीं बाहर। आप बाहर से आ रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड गए, मान लीजिए किसी वजह से आप बाहर मास्क लगाना भूल गए या आपने, तो आप हो सकता है चांसेस के एक अपना इन्फेक्शन ले आए। तो ऐसे में कोशिश करें कि अगर घर में जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, अगर वो थोड़ा सा अलग रह सकते हैं आपको, तो उन्हें अलग रखिए। और आप जब घर से बाहर से आते हैं तो अच्छी तरीके से अपने हाथों को वॉश करिए। अगर हो सकता है तो जो बाहर के कपड़े पहने हुए हैं उनको लॉन्ड्री वगैरह में डाल दीजिए धुलने के लिए, और अच्छी तरीके से आप नहा धो लीजिए अगर मौसम अच्छा है, या जैसा भी समय है, अगर ठंडा है तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरों अपने घर के फैमिली मेंबर को भी इन्फेक्शन देने की संभावना रहती है। दूसरी, अगर ये जरा भी कोई लक्षण आता है, अगर थोड़ा सा भी बुखार आता है या थोड़ा भी खांसी आती है, तो फौरन जो भी मेंबर है वो अपने को आइसोलेट कर ले, बाकी मेंबरों से उनके आसपास ना जाए, चेहरे पे मास्क लगाए, और जरूरत है तो फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को कांटेक्ट करे कि भाई उसको टेस्ट की जरूरत है या नहीं। जी जी। एक आखिरी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के जींद से, एन सिंह जी। हेलो। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार। विशेषज्ञ के वासने जी नमस्कार। जी जी नमस्कार सर जी, मैं नफे सिंह पेग्गा, जींद हरियाणा से। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, आज की डेट में अपने यहाँ 2,48,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं जी। जी जी। और लगभग इतने ही केस 7 जून को टोटल बीमार थे जी। तो 3% निकाल के जो अपनी मृत्यु दर है, बाकी 97% ठीक हो गए जी वो 7 जून तक के। हाँ, देखिए ऐसा होता है, मैंने पहले ही बताया था, शायद आपने पहला शुरू का हिस्सा नहीं सुना, कि देखिए एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो रिकवरी पीरियड जो होता है वो 2 से लेकर 4 हफ्ते तक का होता है। तो मैक्सिमम 4 हफ्ते में जो पुराने मरीज हैं वो ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर मरीज जो है 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अब नए पेशेंट भी जुड़ जाते हैं, जो पुराने पेशेंट वाले जो थोड़े हैं, हमारे देश में चूंकि अब लॉकडाउन खुल गया है और लोग अब बाहर निकल रहे हैं, अपने व्यापार के लिए निकल रहे हैं, अपने कार्यों के लिए निकल रहे हैं, तो इसमें जो दिक्कत क्या आ रही है, जितना हम लोग देख रहे हैं, जैसे सब्जी मंडी वगैरह में निकल रहे हैं, कि लोग जो प्रिकॉशनल मेथड है, जो बार बार हम बता रहे हैं कि भाई चेहरे पे मास्क लगाइए, जी डॉक्टर, नहीं लगा रहे, 20 सेकंड है मेरे पास जी। चेहरे को खुला छोड़ देते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन एक दूसरे से बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन रिकवरी होती जाएगी और धीरे धीरे करके 97% पेशेंट बिल्कुल आपने कहा ठीक हो जाएंगे। जी जी डॉक्टर। अभी तक की जो मृत्यु दर है हमारे देश में वो 3% है, जो और रिकवरी रेट हम यही आशा करते हैं डॉक्टर की ऐसे ही उसमें सुधार आता रहे। आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर ए के वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।